कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया जो है चल रही होगी और उम्मीद करता हूँ अब आपकी सिलेबस भी अब आपका कंफर्टेबली बढ़िया जो है चल रहा जो है आपका होगा। ठीक है जी। तो भाई आपकी अब तैयारी भी ऑलमोस्ट अब दिसंबर आने ही वाला है, तो अब तो मेरे हिसाब से बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आप सब आगे होंगे। तो आपके सारा जो सिलेबस है बिल्कुल बढ़िया जो है इस समय चल रहा होगा। ठीक है, तो भाई टारगेट वही होना चाहिए भी आपका 13 दिसंबर से पेपर है, तो भाई 15 नवंबर तक अपना सारा सिलेबस जो है वाइंड अप जरूर जो है कर लेना। तो जिनका जितना भी चल रहा है अगर 50% हो गया तो अच्छा है, 60% हो गया तो अच्छा है, 20% सिलेबस भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। टारगेट आपका होना चाहिए कि भाई 31 अक्टूबर मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर तक आपको अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद फिर एक महीना रिवीजन के लिए और हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उसके लिए मोर देन सफिशिएंट जो है रहेंगे। ठीक है जी। तो क्लास की चर्चा जो है करते हैं। आज जो क्लास रखी है मेन पर्पस है कि आपके नवंबर या दिसंबर एग्जाम के लिए जो चेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा जो है करनी है। तो भाई मेरा जो टारगेट है वो यही है कि मैथमेटिक्स में क्या चेंज है वो मुझे बताना है और जो लॉ में बिजनेस लॉ में क्या चेंज है वो आज जो है हम चर्चा जो है करेंगे। ठीक है जी। तो भाई आप सब तैयार हैं अच्छे से? तो ठीक है जी। तो पहले एक बार आई होप आपको मैथमेटिक्स के बारे में पहले भी मैंने बता चुका था, पर फिर से एक बार पहले मैथ्स में जो चेंजेस हैं जो सिलेबस में चेंज आया है वो 2 मिनट में आपको फिर से बता देता हूँ और उसके बाद फिर अपने बिजनेस लॉ में जो है आ जाएंगे। तो भाई मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स में भाई जो चेंजेस हैं आई होप आप सबको ही पता होगा। तो भाई आई होप आप सबके नॉलेज में चेंजेस जो हैं सारे हैं और फिर से मैं आपको बता देता हूँ भाई आईसीए ने जो चेंज बताया है जो आपके दिसंबर एग्जाम में सिलेबस कम जो है आईसीए ने कर दिया है। तो भाई अब सिलेबस क्या कर दिया है तो आप चेक कर लें। फाउंडेशन में आपने जो मैथमेटिक्स में इतना सारा पढ़ा था उसमें आईसीए को लगा थोड़ा सा कम जो है कर देते हैं, तो भाई कुछ चीजें डिलीट कर दी हैं। तो भाई मैथमेटिक्स की बात करें तो कुछ चीजें डिलीट जो है आईसीए ने जो है कर दी है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आपका जो लीनियर इक्वेशन आपका जो था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसमें एक टॉपिक था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये पूरा यूनिट अब जो है हट गया है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये पूरा टॉपिक अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले भी मैंने शायद बता दिया था, अगर किसी के नॉलेज में ना हो तो फिर से बता दूं। अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आपके कोर्स का पार्ट जो है नहीं है। ऐसे ही एक चैप्टर है सिलोगिज्म, तो भाई अब ये हमारे कोर्स का पार्ट जो है नहीं है। तो पूरा सिलोगिज्म अब आपको पढ़ने की जो है जरूरत नहीं है, ये भी जो है आपका हट चुका है। और उसके बाद फिर आपका एक चैप्टर और है, वो चैप्टर आपका है इंडेक्स नंबर। तो भाई एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उसमें एक यूनिट है टाइम सीरीज, एक यूनिट है टाइम सीरीज, वो जो है आपका हट गया है। तो भाई एक ये चैप्टर सिलोगिज्म पूरा का पूरा हटा है और ये चैप्टर जो आपका था इक्वेशन मैट्रिसेस, उसमें इक्वेशंस अभी भी हैं, सिर्फ मैट्रिसेस वाला पार्ट जो है वो आपका हटा है। और ऐसी इंडेक्स नंबर अभी भी पूरा है, उसका एक पार्ट था टाइम सीरीज, छोटा सा पार्ट था, वो इंस्टीट्यूट ने जो है हटा दिया है। ठीक है जी। तो भाई मैथ्स में बेस्ट पार्ट वही था कि आपका सिलेबस थोड़ा सा कम जो है हो गया है। तो पहले मैं पूछ लेता हूँ इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं चैट बॉक्स में, इसमें क्या किसी को कोई भी डाउट है? तो मैथ्स के सिलेबस में बच्चे कह रहे सर इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है, सारा कुछ जो है हट गया है तो बहुत बढ़िया है। हाँ बेटा आप शायद आए, मुस्कान पूछिए सर डिटर्मिनेंट, हाँ मैट्रिसेस ये पूरा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये पूरा एक ही जो है आता है, ये पूरा का पूरा जो है हट गया है। ठीक है जी। तो लो जी हमारे फाउंडेशन मैथ्स का जो है अब इसको ओवर कर देते हैं, तो बाकी सब आप अच्छे से जो है आप पढ़ते रहिएगा। लो जी अब आए हमारे सेकेंड। लो जी हाँ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या इसकी फ्यूचर में भी नीड होगी या नहीं। देखो भाई अगर सीए में इसकी अगर नीड होती तो आपको जो है फाउंडेशन में पढ़ाया जाता। आईसीए को ऐसा लगता है कि भी इसकी नीड नहीं है, इसलिए आईसीए ने इसको जो है हटा दिया है। तो अगर फ्यूचर में नीड होगी तो फ्यूचर में जो है पढ़ लेना। ठीक है, तो पर मैं वही कहूंगा अगर आपके पास टाइम है, देखो मेरे को तो ये टॉपिक तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, अगर टाइम है नॉलेज सेक के लिए आप पढ़ लेना, पर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। फाउंडेशन में इसकी हमें अब कोई जरूरत जो है नहीं है। ठीक है चलो ठीक है जी, सौरभ ने कह दिया ओके सर, बात समझ जो है आ गई है। ठीक है जी। तो भाई मैथमेटिक्स अब इसको क्लोज कर देते हैं और अब जो सेकंड
बिजनेस लॉ की बात करें, जो बहुत सारे बच्चे जो थे सर लॉ में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं है, लॉ में भी कोई ज़्यादा चेंजेस जो है नहीं है। तो लॉ आपका बहुत बढ़िया जो है चल रहा है, और लॉ में एज सच बात करें कोई भी चेंज ज़्यादा जो है नहीं है। टोटल 5 पॉइंट्स हैं, कहने को 5 अमेंडमेंट हैं, और ये 5 मिनट की हैं। कहने को 5 अमेंडमेंट हैं और 5 मिनट में आज ही क्लास में मैं अमेंडमेंट आपको याद भी जो है करा दूंगा। तो भाई जितने भी अमेंडमेंट हैं आज की क्लास में अच्छे से इसको याद जो है हम अच्छे से जो है कर लेंगे। ठीक है जी। तो भाई पहले तो छोटी बातें समझें। लॉ में चेंजेस बहुत सारे जो है आते हैं, ठीक है, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, तो चेंजेस तो बहुत सारे जो है आते हैं। आपके एग्जाम में कौन सा अमेंडमेंट एप्लीकेबल है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लॉ के अंदर चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, कंपनीज एक्ट में बदलाव जो है आ रहे हैं, पर कौन सा बदलाव आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होगा वो जानना बहुत जरूरी जो है होता है। उसके लिए आईसीआई क्या करता है, आईसीआई हर एग्जाम से पहले एक डॉक्यूमेंट निकालता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिविजनरी टेस्ट पेपर, आरटीपी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिविजनरी टेस्ट पेपर, आरटीपी, जो हमेशा एग्जाम से कुछ महीने पहले जो है निकलता है। तो आईसीए ने रिसेंटली आरटीपी इशू किया, तो वहां पर आईसीए ने कहा कि अब जो नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये अमेंडमेंट बस हमें पढ़नी है, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट जो है नहीं पढ़नी। ये बात समझ आती है। तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर लॉ में ये भी चेंज आ गया है, वो चेंज आया है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, उसका एक ही तरीका है। आईसीए जब आरटीपी इशू करता है, तो चाहे आप फाउंडेशन हो, बाद में आप इंटर में जाएंगे, बाद में आप फाइनल में जाएंगे, तो आपका जब भी एग्जाम होगा उससे पहले एक आरटीपी आईसीए इशू करेगा। उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी आपके एग्जाम में बस वो एप्लीकेबल होती हैं। हो सकता है अमेंडमेंट और भी बहुत सारी होगी, हमें वो सारी अमेंडमेंट जो है नहीं करनी होती। ये बात भी समझ आती है। तो मैं सीधा आईसीए का आरटीपी ही आपको जो है दिखाता हूँ। आरटीपी नवंबर 2001 लॉ का जो आरटीपी आईसीए ने इशू किया, तो वो आप जो है देख लीजिए। तो भाई चेक करें, तो भाई ये आईसीए ने इशू किया है, तो चेक करें पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, सेक्शन ए बिजनेस लॉ। और ध्यान से आप चेक करें क्या लिखा है, relevant amendment applicable for November 2021 एग्जामिनेशन। बस हो सकता है और भी कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई हो, पर उन्होंने कहा यही रेलेवेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। अगर आप नवंबर 2021 का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपके लिए कौन सी अमेंडमेंट रेलेवेंट है वो यहाँ पर जो आईसीए ने डिस्क्लोज जो है कर दी। इसके अलावा और कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है कंपनीज एक्ट में आज आ गई हो सकता है कल एक अमेंडमेंट आ जाए, हो सकता है, पर आईसीए बताएगा वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। ये बात भी समझ आती है। तो भाई और तभी देखो नीचे क्या लिखा, फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन, कह रहे हैं द सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स मेड इन रिस्पेक्ट सब्जेक्ट टू अप टू 30th अप्रैल 2021 आर रेलिवेंट एंड एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 30th अप्रैल से पहले जो अमेंडमेंट थी सिर्फ वो ही रेलेवेंट है। उसके बाद मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में अगर कोई भी अमेंडमेंट आई है वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल जो है नहीं है। ये बात समझ आती है। तभी मैं वेट कर रहा था एक बार आरटीपी जो है आ जाए। आरटीपी आ गया है तो मेरे को क्लास जो है लेनी होती। कई बच्चे स्टार्टिंग से ही मुझे तंग कर रहे थे, सर अमेंडमेंट बताओ, अमेंडमेंट बताओ। अमेंडमेंट तभी बता सकते हैं जब आईसीए जो है नोटिफाई करेगा, और आईसीए कहां पर बताता है, वो इशू करता है रिविजनरी टेस्ट पेपर, उसमें पेज 1 पे जो है इन्होंने ये बताया होता है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई है। चलो जी, अब चेक करें टोटल 5 अमेंडमेंट, और कमाल की बात है सिर्फ कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ ठीक चल रहा है। आपका पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल ठीक चल गया। आपका लिमिटेड लाइवली पार्टनरशिप में कोई अमेंडमेंट नहीं है। आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट है, वो भी कितनी, कहने को 5, पर आप चेक करना इसमें भी कोई ज्यादा अमेंडमेंट जो है नहीं है। मतलब बहुत अच्छी चीज है, आपका कोर्स कम ही हुआ है। ठीक है जी, तो 5 अमेंडमेंट ही बस अपने को पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट जो है होगी।
कंफर्टेबल हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मई 2022 की बात करते हैं, तो भाई आपके लिए फिर अमेंडमेंट क्लास कब होगी? जब आईसीआई मई के लिए आरटीपी निकालेगा तब मैं एक सेशन तब जो है मैं लूंगा। तो स्टोरी वही है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ नवंबर 2021, तो ये अमेंडमेंट तो मई 2022 के लिए भी होंगी, और मई 22 में और कौन सी अमेंडमेंट आएगी वो आई से आरटीपी में जो है बताएगा, और वही सेशन जो है 6 महीने के बाद फिर मई 2022 के लिए जो है ये सेशन जो है रखा जाएगा। ये बात भी क्लियर है? चलो जी, अब ध्यान से देखें अमेंडमेंट। पहली अमेंडमेंट जो आई है या पहली 2 अमेंडमेंट वो आई है 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड। लो जी, तो भाई चेक करें 1 पर्सन कंपनी बहुत अच्छे से हमने जो है पढ़ लिया, और मुझे पता है आपने सब अच्छे से याद भी जो है कर लिया है। तो भाई पहले क्या लिखा है, पहले क्या प्रोविजन था और अब क्या प्रोविजन जो है आ गया है। तो भाई मैं ये नहीं पढ़ रहा, पर आपसे फटाफट पूछ लेता हूँ। 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी? एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, फटाफट चार्ट बॉक्स में मुझे बताओ। एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन इंडिया जो है होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमने जो है पढ़ी थी, और हमने बोला था रेजिडेंट इन इंडिया कब माना जाएगा? नॉट लेस देन 182 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये हमने पढ़ा था। तो हमने कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है, नेचुरल पर्सन है और रेजिडेंट है, वो क्या कर सकता है? वो 1 पर्सन कंपनी बना भी सकता है और इसका नॉमिनी भी जो है बन सकता है। ये बात क्लियर है? ठीक है जी। अब इसमें चेंज आया है। चेंज क्या आया है? एक तो ये 182 डेज की जगह अब ये क्या हो गया? 120 डेज। तो भाई ये एक अमेंडमेंट है। इसका मतलब अब क्या है? जो व्यक्ति 120 डेज अगर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अब रेजिडेंट। बस इतना सा चेंज आता है लॉ में, ज्यादा चेंज नहीं आया। मतलब पहले 182 डेज पर हम क्या बोलते थे? रेजिडेंट, और अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर 120 डेज भी अगर रह जाए हम उसको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट जो है हम नाम देंगे। ये बात समझ आ गई है? तो भाई अब जो है 120 डेज होते ही उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडेंट जो है हम नाम जो है देंगे। तो 120 डेज पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर होता है उसको क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट जो है कहा जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है? पर इससे बड़ी अमेंडमेंट कमाल की है। ध्यान से देखें, पहले 3 कंडीशंस थी। नेचुरल पर्सन होना चाहिए था, इंडियन सिटीजन होना चाहिए था, एंड रेजिडेंट होना चाहिए था। अब अमेंडमेंट क्या है? उन्होंने कहा इसकी भी अब जरूरत नहीं है, व्यक्ति रेजिडेंट हो या ना हो, ये सारी उन्होंने जो है यहाँ से कंडीशन जो है हटा दी। अब 2 ही कंडीशन चाहिए। पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन। ठीक है जी। उन्होंने कहा जो इंडियन सिटीजन है पर अगर अमेरिका में भी रह रहा है, अमेरिका में भी रह रहा है, इंडिया चाहे नहीं आता, पर अगर वो आज भी इंडिया में अगर कंपनी खोलना चाहता है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का अच्छी बात है। अगर इंडिया में कंपनी खोलेगा तो जॉब क्रिएशन होगी, इंडिया में कंपनी खोलेंगे तो यहाँ पे सेल परचेज होगी, तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा अब हमें रेजिडेंट हो या ना हो, तभी क्या लिखा? अब ये शब्द आया वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। तो भाई ये अमेंडमेंट आपकी जो है आई है वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। इसका मतलब अब आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, आप जो है बस इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। आप कंपनी बना भी सकते हैं और कंपनी के नॉमिनी भी जो है बन सकते हैं। ये बात समझ आती है? थोड़ा सा मैं भी और इसको एक्सप्लेन करता हूं, आराम से इसको समझते हैं। तो अब कंडीशन क्या है? अब पुराना भूल जाते हैं। अब कंडीशन क्या है? अब 2 कंडीशन रहेगी। पहली, पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन, सेकेंड ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन। बस अब 2 कंडीशन है। अगर नेचुरल पर्सन आप और मैं, और उसके बाद आप और मैं अगर हैं और साथ में अगर हम इंडियन सिटीजन हैं, फिर चाहे मैं इंडिया में रेजिडेंट हूं या इंडिया में रेजिडेंट नहीं हूं, चाहे मैं इंडिया में रहता हूं चाहे मैं अमेरिका में रहता हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है 1 पर्सन कंपनी जो है बना भी सकते और 1 पर्सन कंपनी के नॉमिनी भी जो है हो सकते हैं। ये बात समझ आ गई? तो एक सवाल बच्चों ने पूछा तो नहीं, मैं वेट कर रहा था कि शायद चैट बॉक्स में आ जाएगा, मैं वेट कर रहा था। फिर बताओ इसका क्या मीनिंग रह गया? फिर 120 डेज हमें चेक करने हैं कि नहीं करने हैं? आराम सोचें, लॉ में जो चेंज आया, कह रहे हैं अगर 120 डेज हो तो आप रेजिडेंट हो जाओगे, पर आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे रेजिडेंट ना हो, आप 1 पर्सन कंपनी बना भी सकते हो, आप नॉमिनी भी बन सकते हो। तो भाई आप मुझे बताएं, तो क्या अब हमें चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
बच्चे कह रहे हैं करना है, तो बताओ चेक करके क्या मिलेगा, कोई मेरी मदद करे। हाँ जी, फिर से इस बात को समझें, 120 डेज अगर आप रहते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। और अगर आप 1119 डेज रहते हैं तो आप क्या कहेंगे, यू आर नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। जो रेजिडेंट है वो भी 1% कंपनी बना सकता है, और जो रेजिडेंट नहीं है वो भी 1% कंपनी बना सकता है। जो रेजिडेंट है वो भी नॉमिनी बन सकता है, जो रेजिडेंट नहीं है वो भी नॉमिनी जो है बन सकता है। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग अब इसकी कोई रेलिवेंस जो है नहीं है, इसकी अभी कोई रेलिवेंस जो है फिलहाल नहीं है। तो इस लिमिट की अब बात खत्म जो है हो जाती है। पर फिर से लॉ मेकर्स ने अब ये रखा है, हो सकता है 6 महीने कोई अमेंडमेंट आ जाए, तो हो सकता है उसके लिए शायद उन्होंने अब ये पॉइंट जो है रखा होगा। पर फिलहाल पहले क्या था, रेजिडेंट होना कंपलसरी है तो डेज हमें चेक करने होते थे। अब रेजिडेंट होने की जरूरत ही नहीं है तो मेरे को डेज अब चेक करने की जरूरत जो है नहीं है। ये बात समझ आती है। तो इसलिए अब अगर आप 4 दिन रहे या 40 दिन रुके हो तो आप क्या रेजिडेंट नहीं हो, पर आप 1% कंपनी बना सकते हैं, आप उसके नॉमिनी बन सकते हैं। अगर आप 120 डेज रह जाते हो, हम क्या बोलेंगे, आप रेजिडेंट हैं, पर बात वही है, आप 1% कंपनी बना भी सकते हो, आप उसके नॉमिनी भी जो है बन सकते हैं। कंफर्टेबल ने तो आइडियली बात करें अब 120 डेज की एज सच रेलेवेंस खत्म हो जाती है। पर मैं मान के चलता हूँ लॉ मेकर्स ने शायद अभी इसको रखा है, नहीं तो आइडियली ये डिलीट कर देना चाहिए था। रखा है तो शायद हो सकता है फ्यूचर में इसकी जरूरत जो है हो सकती होगी। कंफर्टेबल ने, चलो जी। तो भाई हमारा जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी, अब फटाफट से फर्स्ट अमेंडमेंट याद कर लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट अब क्या है, 1% कंपनी बनाने के लिए, 1% कंपनी बनाने के लिए अब कितनी कंडीशन चाहिए, 2। पहली, पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन, सेकंड पर्सन शुड बी अ इंडियन सिटीजन। अब आगे क्या बोल रहे हैं, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। बात खत्म हो गई। अब इतनी सी बात है, अ पर्सन who is a natural person as well as he is an Indian citizen, whether resident or otherwise. Now he is eligible to make a 1% company as well as he is eligible to become a nominee of OPC. कंफर्टेबल है। और अगर कोई पूछे रेजिडेंट कौन होता है तो अब ये मैं कहूंगा फॉर द टाइमिंग, अब ये सिर्फ जनरल नॉलेज का है, इसका कोई लीगल एस्पेक्ट अभी जो है नहीं है। रेजिडेंट किसको बोलेंगे, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज रह जाए हम उसको बोलेंगे रेजिडेंट, और अगर उससे कम है तो क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, चलो अब आगे जो है बढ़ते हैं। लो जी, फिर सेकेंड आए और ध्यान से सेकेंड अमेंडमेंट बहुत कमाल की। लो जी, सेकेंड अमेंडमेंट अब ध्यान से जो है आ जाते हैं। ये है कन्वर्जन ऑफ ओपीसी टू अदर कंपनी। लो जी, सेकेंड अमेंडमेंट की बात करें तो मैंने आपको रूल 3 और रूल 6 पढ़ाया था। 1% कंपनी करते समय हमने रूल 3 और रूल 6 जो है हमने पढ़ा था। तो भाई उसके अंदर ये अमेंडमेंट जो है और आई है। ऑब्वियसली ऊपर वाला भी रूल 3 था, रूल 3 का जो हमारा लास्ट पॉइंट था, और रूल 6 उसके अंदर अमेंडमेंट जो है आई है। तो भाई पहले पुराना याद करते हैं। आपको अगर याद होगा, एक था वॉलेंटरी कन्वर्जन और एक था कंपल्सरी। तो एक वॉलेंटरी कन्वर्जन था, एक था कंपल्सरी। अगर आपको याद हो तो क्या था, 1% कंपनी बनाने के 2 साल तक, 1% कंपनी बनाने के 2 साल तक हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। ये पुराना जो है प्रोविजन था, बड़ा इलॉजिकल सा जो है प्रोविजन था। तो कहते भी 2 साल तक आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट जो है नहीं कर सकते, परमिशन नहीं थी। अब ये हट गया, ये तो पूरा ही सेक्शन हट गया। कह रहे इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आज 1% कंपनी बनाई और मेरा मन है 2 महीने के बाद मुझे कन्वर्ट कराना है, मैं अब करा सकता हूँ। पहले क्या था, कन्वर्जन अलाउड नहीं थी, 2 साल तक रुकना पड़ रहा था, और तभी उन्होंने कहा ये बड़ा इलॉजिकल सा था। अब जो है लॉ मेकर ने अपनी गलती मानी और गलती मैंने कहा कि अब ये 2 साल की बात जो है खत्म कर देते हैं। आपका जब मन करे 1% कंपनी को कन्वर्ट जो है कर सकते हैं इनटू नॉर्मल प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। पहली बात ये। दूसरा, एक हमने रूल 6 पढ़ा था। रूल 6 में क्या था, कंपल्सरी। कंपल्सरी क्या था, अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख अगर वो क्रॉस हो जाए या आपका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस हो जाए तो कंपल्सरी आपको कन्वर्ट करना ही करना जो है पड़ेगा। ये भी प्रोविजन जो है सारा हट गया। कह रही किस बात की कंपल्सरी,
वही उन्होंने कहा, कहते अब बहुत अजीब सी बात है, मैं 1% कंपनी ही बनाना चाहता हूं, मैं 1% कंपनी ही रन करना चाहता हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो भाई ये आपने जबरदस्ती कंपल्सरी क्यों जो है रखा था? लॉ मेकर ने फिर अपनी ये गलती जो है मानी और ये सारा ही डिलीट कर दिया, ये सारा ही डिलीट कर दिया। तो आपका जो रूल 6 था वो सारा ही अब डिलीट जो है हो गया, जहां पे कंपल्सरी कन्वर्जन था कि अगर आपकी 50 लाख की पेड अप कैपिटल क्रॉस हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, तो 6 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फाइन पेनल्टी सब कुछ हो जाएगा। वो सब कुछ जो है हट गया। अब तो क्या है, सिंपल सा है, आपने 1% कंपनी बनाई, आप उसको जब चलाना चाहें, जितना चलाना चाहें आप चलाएं, चाहे आपकी पेड अप कैपिटल 5 लाख हो या 50 लाख हो या 5 करोड़ या 50 करोड़ हो। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, ऐसे टर्नओवर कितना ही है गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही। आपको जब मन करे आप अपना कन्वर्ट करा लेना, आपका मन करे ओपीसी कंटिन्यू करना है आप उसको कंटिन्यू करते जो है रहना। ठीक है जी, चलो जी, तो शायद ये बात समझ आ गई है। हाँ, अभी मैं बच्चे अपनी बुक पर भी जो है आऊंगा, अभी मैं ये 3 बार रिवाइज कराऊंगा। अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम रिवाइज करा रहा हूँ, फिर हमारा जो मटेरियल है उसमें मैं आपको सारे चेंजेस जो है कराऊंगा। अभी मैं सारा लिखवा दूंगा क्या क्या काटना है, मैं भी सारा जो है कराऊंगा, उसके बाद फिर से रिवाइज जो है करेंगे। आज की क्लास में सारा याद जो है मैं करा दूंगा। ठीक है जी, तो एक बार जितना पढ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। तो 1% कंपनी में अब टोटल जो अमेंडमेंट आई बस इतनी है। तो भाई पहला बताएं, 1% कंपनी अब कौन बना सकता है? कंडीशन क्या है जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, 1% कंपनी चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे लिखकर जो है बताएं, 1% कंपनी बनाने की कंडीशन क्या है? पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन, सेकेंड ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन, बस। ठीक है, पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन, ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन। आगे इंपॉर्टेंट क्या है? वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज। ये जो शब्द आ गया और अदरवाइज, उसने कहा कि अब जो है भाई अब आपका जो नॉन रेजिडेंट भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, 1% कंपनी बनाना चाहे बना सकते हैं। वो सारी कंडीशन मतलब जो लॉ मेकर्स ने वो जो जितना टाइट ये कानून बनाया था, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है अब देना शुरू करिए। बड़ा फ्लेक्सिबल जो है इस बार किया है कि भाई कोई इशू नहीं है, आप इसको जो है कंफर्टेबल चले। पहले बड़ा कंजर्व होके चल रहे थे, 1% कंपनी कौन बनाएगा, सिर्फ रेजिडेंट को ही बनाना जो है पड़ेगा। और मेरे को लगता है जो पीछे कोविड आया तो कितने ऐसे लोग थे जो अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जो है फंस गए, वहां पर गए, बीच में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, नॉमिनी थे या मेंबर थे और उनका रेजिडेंट स्टेटस जो है खत्म हो गया। तभी मेरे को लगता है शायद, क्योंकि जब प्रैक्टिकली सिचुएशन आई होगी तो लॉ मेकर ने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ जो है होगी, तभी अमेंडमेंट आई और उन्हें अदरवाइज लिख दिया। अब रेजिडेंस की भी जरूरत जो है नहीं होती। ये बात समझ आती है? तो पहला सिचुएशन ये आ गया, इसलिए अब वो 120 डेज अभी लिखा हुआ है। मे भी हो सकता है कि इसकी कहीं कोई हो सकता है जो मेरे को लगता है शायद बाद में रेजिडेंट कोई बेनिफिट दे रहे होंगे या नॉन बेनिफिट ना दे रहे हो, या हो सकता है शायद कोविड के बाद मे भी शायद ये लिमिट फिर से जो एप्लीकेबल कर दें, पर फॉर द टाइमिंग उन्होंने हटाया नहीं है। तो ठीक है, हम इसको याद जो है कर लेते हैं। रेजिडेंट किसको बोलेंगे? जो पिछले साल कितने दिन रहा हो, 120 डेज और मोर। और रीजन किसको नहीं बोलेंगे? जो 120 से कम रहा। पर अभी प्रैक्टिकली लीगली इसकी इंप्लीकेशन 1% कंपनी में जो है नहीं आएगी। कंफर्टेबल है? दूसरा, अब 1% कंपनी मैंने आज बनाई है, मुझे बताओ मैंने 1% कंपनी आज बनाई और 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद मेरा मन किया मेरे को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? जल्दी से मुझे बताओ। सारे बच्चे कह रहे हैं कर सकते हैं। अच्छा, मेरी पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, पर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब मैं कर सकता हूं। क्या मुझे 2 साल अब वेट करनी पड़ेगी या अब नहीं करनी पड़ेगी? सारे बच्चे ने कह दिया सर अब कोई वेट करने की जरूरत जो है नहीं है। ये बात अब समझ आ गई है? तो भाई अब ये सारी लिमिट हटा दी। अच्छा, अब दूसरा बताओ, मैंने 1% कंपनी बनाई और 6 महीने में मेरी कैपिटल 50 लाख क्रॉस हो गई या मेरा टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस हो गया, पर मैं 1% कंपनी ही रखना चाहता हूं, तो क्या अब गवर्नमेंट मुझे कंपलसरी कहेगी कन्वर्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं अब 1% कंपनी ही कंटिन्यू करें? क्या कहते हो, गवर्नमेंट मना करेगी या नहीं करेगी? गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, मना जो है अब नहीं करेगी। इसका मतलब मैं कंटिन्यू कर सकता हूं एज 1% कंपनी। कंफर्टेबल है? अब आई होप कोई दिक्कत जो है नहीं है, सारे बच्चे अब खुश जो है हो गए हैं। ठीक है, तो लॉ को बहुत इजी जो है कर दिया है। तो लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब उसको इजी कर दिया। पहले कॉम्प्लिकेटेड क्या था, रेजिडेंट होना चाहिए, उसके दिन काउंट करो, ये करो वो करो वगैरह सब हटा दो। फिर वही था कि वॉलंटरी भी हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, सब कुछ उन्होंने जो है हटा दिया। तो बहुत अच्छी चीजें अमेंडमेंट में जो है हमारी आ गई है।
याद हो गया अच्छे से? चलो जी, अब आगे बढ़े। लो जी, अब आगे बढ़ जाए। हाँ, सारे बच्चे अब खुश हैं, कह रहे सर बिल्कुल मस्त जो है हो गया है। लो जी, सबसे मेजर अमेंडमेंट यही थी जो आपने याद कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है स्मॉल कंपनी में। लो जी, नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी फिर से याद होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 85 याद है स्मॉल कंपनी। और स्मॉल कंपनी में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ पहले अगर याद होगा तो वहां पर कुछ होता था पेड अप कैपिटल, याद है? पहले पेड अप कैपिटल स्मॉल कंपनी कितनी होती थी जिसकी पेड अप कैपिटल, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ। पेड अप कैपिटल अगर आपको याद हो, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए था? लेस देन अप टू 50 लाख, आई एम सॉरी लेस देन 50 लाख। और साथ में मुझे बताएं, और साथ में टर्नओवर। लो जी, टर्नओवर की बात करें कितना, आपका 2 करोड़ जो है पहले आपका आता था। ठीक है जी, तो भाई चेक करें, आपका लेस देन इक्वल टू 50 लाख, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ ये आता था। सिर्फ अब इस लिमिट को चेंज कर दिया है और कुछ भी नहीं, इस लिमिट को चेंज कर दिया है। 50 लाख की जगह अब यहां पर कर दिया है 2 करोड़ और यहां पर कर दिया है 20 करोड़। लो जी, ये अमेंडमेंट भी खत्म। तो भाई स्मॉल कंपनी को पहले अब क्या कह रहे हैं, अब जिसकी पेड अप कैपिटल हैज नॉट एक्सीडेड 2 करोड़ और जिसकी टर्नओवर हैज नॉट एक्सीडेड 20 करोड़ विल बी कॉल्ड एज आपकी जो है स्मॉल कंपनी। कंफर्टेबल है? कावेरी कह रही है सर ये लिमिट बहुत बढ़ा दी। नहीं बेटा, ये स्मॉल कंपनी है। तभी मैंने कहा ये लिमिट पहले गलत थी, पहले लिमिट बहुत गलत थी। ये 20 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होती, ये 20 करोड़ कोई बड़ी बात जो है नहीं होती। सोचो आपने एक कंपनी बनाई, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं एंड यू आर अ कार डीलर, आप कार की सेल परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा होता है सेकंड हैंड कार जो है खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कार मान लेते हैं 20 लाख रुपए की, एक रफ ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, 5-10 लाख की भी आती है, 30-40 लाख की भी आती है। 20 लाख की गाड़ी जो है ले रहे हैं और आप खुद सोचें आपने पूरे साल अगर 10 गाड़ियां बेची हैं तो टर्नओवर कितना हो गया? 2 करोड़ जो पहले था। तो 10 गाड़ी बेची तो कह रहे हैं आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है, पर सोचो मैंने पूरे साल मात्र 11 गाड़ी बेची, मात्र 11 गाड़ी बेची, कह रहे हैं अब आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। आप खुद सोच के बताओ, क्या ये 2 करोड़ की लिमिट कुछ, ये तो बहुत छोटी सी लिमिट जो है आई। 20 करोड़ की एक्चुअल में लिमिट कहते हैं भी 20 करोड़ का रेवेन्यू, इनकम की बात नहीं कर रहे, रेवेन्यू, टर्नओवर 2 करोड़ तो बहुत मामूली सी बात जो है हुआ करती। तभी इन्होंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया कि 20 करोड़ का टर्नओवर जो है होगा, तब तक हम क्या मानेंगे? स्मॉल कंपनी। उसके बाद हम इसका स्टेटस जो है हटा देंगे। कंफर्टेबल है? तो वही चेक करें, paid up capital and turnover of a small company shall not exceed 2 crore and 20 crore respectively। कंफर्टेबल है? तो हमारी 3 अमेंडमेंट पूरी होगी। टोटल कितनी थी? 5। टोटल कितनी थी? 5। 3 अमेंडमेंट पूरी होगी। मैं फिर से एक बार याद जो है मैं साथ साथ करवाना चाहूंगा, तो फटाफट से मुझे याद करके बताओ। पहली अमेंडमेंट 1 पर्सन कंपनी, पहली अमेंडमेंट 1 पर्सन कंपनी, बताएं जी 1 पर्सन कंपनी में क्या अमेंडमेंट है? अब कौन बना सकता है? पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज। खत्म। और रेजिडेंट कौन माना जाएगा? ही हैज स्टेड नॉट लेस देन 120 डेज इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। सेकेंड अमेंडमेंट, अब कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी वॉलेंटरली जब भी कन्वर्ट करना चाहे कर सकती है, बात खत्म। जब भी वॉलेंटरी कन्वर्ट करना चाहे कर सकती है, उसको अब कोई स्टॉप जो है नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट हमारी जो थर्ड अमेंडमेंट है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी कब मानी जाएगी? व्हेन पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर हैज नॉट एक्सीड, पेड अप कैपिटल कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? 2 करोड़, और टर्नओवर कितना नहीं करना चाहिए? 20 करोड़। क्या आपको याद हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, याद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर ये तो अच्छे से याद जो है हो गया है। कंफर्टेबल है? तभी मैंने कहा था अमेंडमेंट आराम से जो है मैं कराऊंगा कि आपने पहले लॉ अच्छे से कर लो और अब अमेंडमेंट जो है खत्म है। लो जी, अब आते हैं मेरी 4th अमेंडमेंट, लिस्टेड कंपनी। उसकी डेफिनेशन में कुछ इंसर्ट किया है। ठीक है जी। तो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन सेम है जो पहले थी, वो ही अभी भी है। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी which has any of its securities listed on any recognized stock exchange। लिस्टेड कंपनी वही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक एक्सेप्शन जो है दिया है, एक एक्सेप्शन जो है उन्होंने अभी इंसर्ट जो है किया है, और मेरा जो मानना है ये एक्सेप्शन फाउंडेशन में नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि इसके लिए रूल एक हमें पढ़ना पड़ेगा 2A
जो रूल आपको इंटर में पढ़ना है। ठीक है जी। तो स्टोरी क्या है, मे बी शायद ऐसे चाहता है कि डेफिनेशन बस याद कर लो, पर रूल 2A आपके फाउंडेशन में नहीं है, वो आपको इंटर में जो है पढ़ना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या है, पर ये आपको इंटर में जो है आप पढ़ेंगे। तो लिस्टेड कंपनी में ये क्या है इसको समझ लेते हैं, पर ये सिर्फ लाइन याद करनी है। पर इसके नीचे जो रूल 2A है मेरे हिसाब से फाउंडेशन में वो जो है कहीं पर यहाँ पे डाला नहीं, तो यहाँ पे रूल 2A भी इंसर्ट जो है उनको करना चाहिए था। तो आईसे ने कहा सिर्फ ये लाइन इंसर्ट करी है, रूल 2A इंसर्ट उन्होंने जो है नहीं करा। ठीक है जी। लो जी, इस पे भी चर्चा करते हैं। हाँ जी, इस पे जो है चर्चा करते हैं। पहले हर कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स, और मान लो और भी कोई डेट है, सिक्योरिटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इनकी बात करते हैं। कोई भी अगर लिस्टेड होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी जो है कह देते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके कोई भी शेयर्स हो, डिबेंचर्स या कोई भी डेट हो, अगर वो लिस्ट करा देते हैं उस कंपनी को क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। और जैसे लिस्टेड कंपनी अगर बोल देंगे तो लिस्टेड कंपनी के साथ सेबी की फिर सारी रेगुलेशन उस कंपनी पर जो है लग जाती है। तो सेबी की सारी रेगुलेशन उस कंपनी पर जो है मान लीजिए लग जाती है। इसलिए सेबी ने कुछ कंपनीज को फ्रीडम दे दी। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने लिस्ट करवाए हैं या आप लिस्ट कराने का सोच रहे हो, आपने लिस्ट करवा दिए या लिस्ट कराने का सोच रहे हो, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, वो लिस्ट है 2A में। कौन सी कंपनी और कौन से शेयर्स या कौन से डिबेंचर्स की बात करें, वो लिस्ट यहां पर गिवन है। तो कह रहे हैं कुछ ऐसी कंपनीज, अगर वो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, हर की बात नहीं करें, जो प्रिस्क्राइब्ड हैं इन कंसल्टेशन विद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कह रहे हैं उसको अभी हम लिस्टेड कंपनी जो है नहीं कहेंगे। छोटा सा ओवरव्यू दिया, इसका मतलब कुछ कंपनीज को सेबी ने कहा, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं वो सब आपके रूल 2A में गिवन है, जो आप इंटर में पढ़ेंगे। कुछ कंपनीज अगर कुछ ऐसी सिक्योरिटी कौन सी, वो भी स्पेसिफाइड है, अगर आप ये वाली सिक्योरिटी लिस्ट कराते हो या करा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में लेकर जो है नहीं आएंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है जी। तो भाई चेक कर लें, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत जो है नहीं है। तो भाई चेक कर लें। और मेरे हिसाब से एक बच्चा सक्षम अपने आप को अनम्यूट करवाना चाह रहा था, तो सक्षम एक बार आप हैंड रेज कर लें, मैं आपको अनम्यूट जो है कर देता हूं। ठीक है। एंड आई होप सक्षम आप इसी से डाउट पूछ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप कोई मैथ्स का डाउट जो है इस समय ले लें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट जो है पूछने के लिए आपने हैंड रेज जो है किया है। ये क्या हुआ, सक्षम ने हैंड डाउन कर दिया है। अच्छा, वैसे ही आप कोई डाउट जो है लेना चाह रहे थे। ठीक है। तो भाई इस समय हम इस टॉपिक से डाउट जो है लेना प्लीज, और कोई डाउट जो है मत लेना। ये क्लास का पर्पस क्या है, हम इसे अमेंडमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वही डाउट की चर्चा जो है यहाँ पर करेंगे, इसके अलावा और कोई चर्चा आज जो है नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलो जी, फिर आगे जो है आते हैं। तो भाई ये मेरी चौथी अमेंडमेंट जो है आ गई है, और मेरी लास्ट अमेंडमेंट, लो भाई खत्म करते हुए मेरी लास्ट अमेंडमेंट सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 कौन सी कंपनीज होती है? हाँ जी, फटाफट बताओ, सेक्शन 8 कौन सी कंपनी होती है? हाँ जी, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो कंपनी बनती है वो सेक्शन 8 पे जो है आती है। उसमें फिर ध्यान दें, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लास्ट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो कंपनी पे पेनल्टी जो है लगेगी, अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो डायरेक्टर्स पे, कंसर्न ऑफिसर्स पर पेनल्टी जो है लगेगी। उस पर हल्का चेंज है, सिर्फ इतना सा चेंज है। क्या चेंज है? पहले डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को जेल हुआ करती थी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। पहले ये जेल टर्म हुआ करती थी, बस इतना सा इन्होंने ये हटा दिया है। तो वो कह रहे हैं अब कोई दिक्कत नहीं, पेनल्टी बिल्कुल सेम चल रही है, बस पहले जेल की जो क्लॉज था कि आपको जेल भी हो सकती है, जेल आपको जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोषण पाक खेलना पड़ेगा, अब वो खेल इनके साथ जो है हम नहीं खेल रहे। तो कह रहे हैं जेल वाला काम हटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे होती है, फाइन भरो, आगे जो है बढ़ जाओ। कंफर्टेबल है? तो सेक्शन 8 पर सिर्फ एक ये लाइन
कि भी अब आपको जेल जो है नहीं होगी, इस लाइन को उन्होंने डिलीट जो है कर दिया है। लो जी, और इसके बाद बात खत्म हो गई है। लो जी, उसके बाद आईसीए ने फिर आपके पेपर्स जो है कुछ आपके आरटीबीज में क्वेश्चंस दिए, इसके लिए फिर हम फिर कभी बैठेंगे और फिर कभी जो है ये सारे क्वेश्चन डिस्कस जो है कर लेंगे, ठीक है। पर मैं वो चाहूंगा कि एक बार आप सबका लॉ जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आईसीए ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है दिए, ये सारे के सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। पर मैं अभी करना नहीं चाहता क्योंकि अभी कई बच्चे अभी लॉ पढ़ रहे हैं, तो मे भी 1 महीने के बाद फिर से एक सेशन रखेंगे जिसमें पूरा आरटीपी इनका जो है हम डिस्कस कर लेंगे। कंफर्टेबल है? तो लो जी, अब फटाफट से सारा रिवाइज करते हैं। हमारे पूरे लॉ में क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज है? नहीं है। बिंदास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। क्या हमारे पार्टनरशिप में कोई चेंज है? बिल्कुल नहीं, बिंदास उसको जो है पढ़ते जाओ। क्या हमारे एलएलपी में, लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप में कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है, बिंदास जो है पढ़ते जाओ। क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई चेंज है? अरे भाई कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये कई लोग हैं जो अफवाहें उड़ाते रहते हैं, घबरा देते हैं, डर का बिजनेस करते हैं, बड़ा चेंज है ऐसा वैसा, कोई चेंज नहीं है। आप तसल्ली से अपना जो है पढ़ते रहें। फिर क्या कंपनीज एक्ट में चेंज है? हाँ भाई चेंज है। क्या बहुत सारे चेंजेस हैं? नहीं बेटा, थोड़े से चेंजेस हैं। और चेंजेस कितने हैं चेक करें, पीछे शुरू करते हैं। आखिरी में सेक्शन 8 में, पता हो सेक्शन 8 कंपनी में बहुत बड़ा चेंज जो है आ गया, इतना चेंज आ गया बाय गॉड, हमने जो पढ़ा था वो सारा ही बेकार हो गया। ऐसा हुआ? नहीं। सेक्शन 8 कंपनी सब कुछ सही है, सिर्फ एक चेंज है, अब डायरेक्टर को जेल नहीं होगी, बात खत्म। बाकी सारा आपने जो पढ़ा बिल्कुल सही जो है पढ़ लिया है। फिर सेकेंड लास्ट पर आए थे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में क्या चेंज है? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं, बस एक लाइन आपको याद करनी है कि प्रोवाइडेड दैट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी इफ दे हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज as prescribed or in consultation with SEBI, such company will not be called as listed company। बस ये लाइन जो है याद कर लो। फिर से बता देता हूं, क्या certain class of companies who have listed और intend to list, या तो ये लिस्ट करवा दिए या उनकी इंटेंशन है लिस्ट करवाने की, certain specified securities, और वो कौन सी? prescribed with SEBI, prescribed by SEBI, such company will not be called as listed company। कंफर्टेबल? ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद अब आते हैं हमारी थर्ड लास्ट, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी बताओ उसमें क्या चेंज है? स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे? वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, फटाफट बताओ, हैज नॉट एक्सीड, जल्दी बताओ, हैड नॉट एक्सीड कितना? 2 करोड़, बहुत बढ़िया। एंड टर्नओवर हैज नॉट एक्सीड कितना? फटाफट बताओ, 20 करोड़, याद जो है हो गया। तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में इतना सा चेंज है, ये बात भी खत्म हो गई। लो जी, उसके बाद आते हैं 1 पर्सन कंपनी में 2 चेंज है। पहला, 1 पर्सन कंपनी अब कौन बना सकता है? पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज, बात खत्म हो गई। अब चाहे रेजिडेंट हो या रेजिडेंट ना हो, हमने कहा वो जो है अब 1 पर्सन कंपनी बना भी सकता है और उसका नॉमिनी जो है बन सकता है, ठीक है जी। और अब रेजिडेंट किसको बोला जाएगा? उसकी डेज भी उन्होंने चेंज कर दिए। वो कितना कर दिया? 182 की जगह 120 पर जो है आ गए हैं। कंफर्टेबल है? और लास्ट, 1 पर्सन कंपनी को अगर वॉलेंटली कन्वर्ट करना है, अब उसको क्या करना पड़ेगा? क्या उसको वेट करनी पड़ेगी? नहीं, अब वो जब मन करे वॉलेंटरी कन्वर्ट जो है कर सकते हो। और उसके ऊपर क्या आपको एक कंपल्शन होगी? अगर वो ग्रो कर रही है, कोई कंपल्शन नहीं, आप 1 पर्सन कंपनी की तरह कंटिन्यू जो है कर सकते हैं। कंफर्टेबल है? लो जी, तो भाई आज से ये अमेंडमेंट जो है हमने करी। अब एक फटाफट आप अपनी किताबें जो है निकाल लें, अपना मटेरियल जो है निकाल दें, उसमें मैं ये चेंजेस कटवा भी देता हूं तो आपके लिए और इजी जो है हो जाएगा। पहला मेरा टारगेट था याद करवाने का, याद मैंने आपको करा दिया। अब फटाफट से अपनी किताब जो है एक बार आप ले लो और अपनी किताब जो है खोलें और उसमें मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पर चेंजेस जो है अपने को करने हैं। लो जी, तो भी अपनी किताब जो है खोल ले, मैं भी उसका पीडीएफ जो है खोल लेता हूं। लो जी, अपनी किताब फटाफट से खोल लीजिए। लो जी, हमारी किताब हमने खोल ली है और उसमें 1 पर्सन कंपनी पेज नंबर 8 पर आ जाए। तो भाई हमारी किताब में बढ़ते हुए पहला पेज, दूसरा पेज कोई चेंज नहीं है, तीसरा पेज, चौथा पेज कोई चेंज नहीं है, ये सब कुछ आपकी किताब बिल्कुल सही चल रही है। 5वां पेज, 6ठा पेज, टाइप्स ऑफ कंपनी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं और अब आ जाएं पेज नंबर 8 पर। लो जी, पेज नंबर 8, 1 पर्सन कंपनी।
लो जी, पेज नंबर 8 1% कंपनी पर आ जाएं और जिसमें हमने रूल 3 जो है पढ़ा, रूल 3 ऑफ कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल 2014। लो जी, सारे बच्चे आ गए हैं? अगर आ गए थम्स अप कर लें, और कोई अभी अपनी किताब ढूंढ रहा है तो मैं वेट कर लेता हूं। ओके, सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास किताब जो है ऑलरेडी है। चलो ठीक है जी, तो किताब हम सबके पास है। तो अब आप चेक करें यहां पर, अब फर्स्ट लाइन को चेंज करना है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, और अब यहां पर एंड हट गया। अब यहां पर ही एंड हट गया और यहां पर क्या आ गया, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। इसको रेड पेन से ही लिख लेना तो आपको दूर से याद रहेगा, क्योंकि जब भी अमेंडमेंट आती है, मान के चलें इन 5 अमेंडमेंट में से पेपर में सवाल आने की पूरी पॉसिबिलिटी जो है अब हो जाती है। अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अच्छे याद कर लेना। इतना सा है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, अब यहां से एंड हट गया। अब क्या कह रहे हैं, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अब अच्छे से समझ आ गया। और मुझे बताओ अब क्या चेंज है, फिर यहां पर लिखा था नॉट लेस देन 182 डेज, इसको हटा दो। और यहां पर बताओ, अब यहां पर क्या लिखूं, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएं, 120 डेज। ठीक है जी, जो मेरे को था क्लास में आपको सारा याद जो है करा दूंगा, तो भी सबको याद आ गया। 120 डेज, सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट जो है हमारा आया। कंफर्टेबल है? फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, 3 ये सब कुछ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट था, नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलेंटरली, ये पूरा ही लाइन अपना जो है क्रॉस कर दें। अब ये हमारी किसी काम की जो है नहीं है। ठीक है जी, तो बस लास्ट ये जो पैराग्राफ था, नो पर्सन नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट, अब ये जैसे ही कट गया, इसका मतलब नाउ द कंपनी कैन वॉलेंटरली कन्वर्ट एट एनी टाइम। ये भी क्लियर है? तो भाई ये भी हमारा जो है हट गया। उसके बाद फिर आते हुए मेरा नेक्स्ट रूल 6 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल, ये सारे तीनों पॉइंट, पहले क्या था कंपल्सरी था, ये सब कुछ हट गया। कमाल हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। ये बड़ा मुश्किल हो रहा था याद करना, सर लॉ याद कैसे करें, आपकी दुआओं ने चेक करो कंपनीज एक्ट ही हिला दिया, कह रहे सब अब जो है आप हटा दें। ठीक है जी, लो जी, तो भाई आप चेक कर लें और कुछ चेंज नहीं है। हाँ, बच्चे कह रहे सर रूल 4 भी कट जाता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कंपनीज एक्ट ही कट जाता, कहाँ रूल 4 में, पूरा कंपनी से कटवा दो ना, अगर दुआ करो अच्छे से करो, बट ठीक है। तो जितना चल रहा है उसके हिसाब से जो आया, तो भाई आप सब बड़े परेशान हो रहे थे, तो भगवान ने कहा कि चलो लॉ में थोड़ा सा सिलेबस कम जो है करते हैं। तो आपका रूल 3 का जो लास्ट पॉइंट है ये हमारा जो है कट गया, और उसके बाद हमारा रूल 6 ये सारा जो है हमारा अब कट गया है। ठीक है जी, चलो। हाँ, बच्चे कह रहे सर बड़ी मुश्किल से याद किया था, तुम कभी खुश नहीं हो सकते, तुम कभी खुश हो नहीं सकते। क्यों? कि बात वही है, जब कटाए तब भी तुम्हें दिक्कत है, जब नहीं कटवाते तब भी कोई तुम्हें दिक्कत जो है रहती है। चलो, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, कट गया है अच्छी बात है, क्योंकि बेटा तुम्हें याद है, लिखने में दिक्कत तभी भी तुम्हें जो है आ जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बहुत खुशी है, याद तो में था पर लिखने में बहुत दिक्कत जो है होती थी, तो अब ये सारी बातें जो है खत्म हो गई है। ठीक है जी, तो भाई रूल 6, उसके बाद ये रूल 4 अपना चलता रहेगा, बाकी सारी चीजें हमारी चलती रहेंगी। और मैं आगे पेजेस पलट कर देखता हूं, अब हमारा कौन से पेज पर, अब आ जाओ पेज नंबर 14। तो भाई पेज नंबर 10 ये बिल्कुल सही है, पेज नंबर 11 बिल्कुल ठीक है, पेज नंबर हमारा 12 सब कुछ सही चल रहा है, ये सारी चीजें हमने होल्डिंग सबसे, ये सारा कुछ ठीक चल रहा है, ये सब कुछ ठीक है। पेज नंबर 14 पर आ जाते हैं। लो जी, हाँ जी, कृष्णा कह रही सर मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, सब कट गया, थैंक गॉड। चलो ठीक है जी बेटा, तो भाई लिस्टेड कंपनी पर आ जाए, और लिस्टेड कंपनी, हाँ जी, बच्चे पूछे सर अब रूल 3 में और कोई पॉइंट कटा है? बेटा जो कट गया वो बता दिया, जो नहीं कटा वो नहीं कटा। अब जबरदस्ती ये नहीं कहो सर ये भी कटा दो वो भी कटा दो, तो जितना पॉइंट कटना था मैंने वो सारे पॉइंट बता दिए, इसके अलावा अब कोई पॉइंट और जो है हमारा नहीं कटा है। ठीक है जी, हाँ, हमारा और कोई पॉइंट जो है नहीं कटा है। तो रूल 3 का कोई फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब कुछ सेम जो है चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बच्चा एक बड़ा कंफ्यूज है, मैं आ जाता हूँ। ये बच्चा कह रहा है, इस पर आ जाए वापस, पर मैं कह रहा हूँ ना इन चीजों में फिर बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
इस बात को देखो, कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, सर ये 180 डेज क्या ये भी चेंज हो गया? अरे बेटा नहीं, उन्होंने ये कट कॉपी रिप्लेस नहीं था, ये 182 डेज था, इसको रिप्लेस करा है। इसकी कंडीशन थी रेजिडेंट की, ये अपना नॉर्मल जो है चल रहा है, बस इतना ही यहीं पर चेंज है। तभी मैं कहा जो चेंज है वो बताया, उसके अलावा और कोई चेंज जो है नहीं है। कंफर्टेबल है, प्लीज और कुछ चेंज मत करना। ये 180 डेज अभी भी है, हर चीज को हमने चेंज नहीं किया। वहां रेजिडेंट की बात थी और यहाँ पर कोई दूसरी चर्चा जो है कर रहे हैं। अब कंफर्टेबल हो बेटा? चलो, तो भाई इसलिए और कुछ चाहिए नहीं, जो कटवाया उतना ही आपको जो है काटना है अपने मन से, और कुछ मत काट देना। कुछ और काट दोगे तो एग्जामिनर, पेपर चेकर आपका पेपर ही काट देगा। ठीक है, तो जितना लिखवाया उतना लिखना बहुत जरूरी है। हाँ सर प्लीज हमारा मन है और कम कर दें। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लॉ मेकर नहीं हूँ, लॉ मेकर होता मैं सारा कंपनीज एक्ट ही कटवा देता। चलो आ जाओ, लिस्टेड कंपनी पर आ जाए। तो लिस्टेड कंपनी क्या है? means a company which has any of its security listed on any recognized stock exchange। यहां तक बिल्कुल सही है। एक लाइन और बस लिखनी है जिसकी रेलेवेंस थोड़ा सा समझाया, बस याद कर लेना। इंटर में आपको रूल 2A पूरा जो है पढ़ाया जाएगा, तो लिख लें। कह रहे हैं however in some cases, आपको इजी लिखवा रहा हूं, however in some cases where certain specified securities however in some cases where certain specified securities have been listed, कुछ स्पेसिफाइड हैं, कुछ स्पेसिफाइड हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, वो रूल 2 में स्पेसिफाइड है। हैव बीन लिस्टेड और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड, और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड इन कंसल्टेशन विद सेबी। तो सेबी ने सारी बातें जो हैं बताई हैं। तो सेबी ने कहा कुछ कंपनीज अगर वो कुछ ऐसे सिक्योरिटीज, कुछ ऐसे प्रेफरेंशियल, कुछ ऐसे डेट बॉन्ड्स अगर वो लिस्ट करवाते हैं, तो लिखें सच कंपनीज shall not be called as listed company, shall not be called as listed company। लो जी, ये बात भी समझ आ गई है? ठीक है जी, तो भाई ये बात भी अच्छे से सबको समझ आ गई है। तो लिस्टेड कंपनी ये भी हमारा जो है हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए, लो जी, फिर आगे बढ़ते हुए ये मेरे सारे टॉपिक बिल्कुल सेम है। गवर्नमेंट कंपनी सेम है, निधि कंपनी, हमारा सारा कुछ सेम है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8, लो जी, उसके अंदर चेक करें जो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। एज इट इज याद जो है करना है। और हमारा जो नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर जो है हमारा जो आया, तो उसकी बात करें तो वहां पर चेक करें सबको सेम है। यहां पर 1 2 3 4 लाइन के बाद शाल बी पनिशेबल, उसके बाद ये जो लिखा है विद इम्प्रिजनमेंट, ये काट दो। पनिशमेंट तो अभी भी है, पर अब क्या है, फाइन दो, पर आपको जेल नहीं करेंगे। पनिशेबल फॉर अ पीरियड, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड, ये सब काट दो 2 3 ईयर्स, और बस ये पूरा यहां से जो है कट जाएगा। तो लाइन सीधा बन गई, shall be punishable with the fine which shall not be less than 25,000 rupees which may be extend to rupees 25 lakh। ये बात भी क्लियर है। और लास्ट में क्या है, और विद बोथ। अब क्योंकि इम्प्रिजमेंट हट गया तो ये लाइन भी जो है हट गई। लो जी, इतना सा चेंज आपके सेक्शन 8 कंपनी पर जो है आया है। कंफर्टेबल है? तो इतना सा चेंज आपके सेक्शन 8 कंपनी पर जो है आ गया है। ठीक है जी, और आगे बढ़े। लो जी, बहुत ही बढ़िया, बच्चे खुश हैं।
लो जी, ऐसे ही आगे बढ़े और मेरे हिसाब से अब एक और रह गया है। डॉर्मेंट कंपनी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। फिर स्मॉल कंपनी, लो जी, स्मॉल कंपनी में आप चेक करो, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, यहां पर 50 लाख रुपीस था, अब ये कितना हो गया, 50 लाख की जगह कितना हो गया, 2 करोड़। ठीक है जी, 2 करोड़। और जो टर्नओवर था डज नॉट एक्सीड, ये था 2 करोड़, ये 2 करोड़ की जगह अब यहां पर बस 2 को काट के ये कितना हो गया, 20 करोड़। लो जी, तो भाई 2 करोड़ की जगह ये क्या हो गया, 20 करोड़ जो है हमारा आ गया है। ठीक है जी, लो जी, तो भाई मेरे हिसाब से सारी अमेंडमेंट जो है हमारी खत्म हो गई। इतना सा ही अमेंडमेंट अब आपको जो है पढ़ना था। ठीक है जी, मैं फिर से अब लास्ट टाइम अब मैं आपको फिर से रिवाइज जो है मैं करवा देता हूँ। अब इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट जो है नहीं है। अब आलतू फालतू क्वेरी जो है बच्चे ले रहे हैं, सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अमेंडमेंट इतनी है बस खत्म। अब अगर किसी और ने आपको अफवाह फैलाई थी, मैं उसके बारे में अब छेड़ना जो है नहीं चाहूंगा। तो बस इतना सा अब आप जो है लेकर चलें, इसके अलावा अब कोई नहीं। सर नॉमिनी बिकम, अब आपको बात समझ आ गई। अब आप जो है अपने आप को उलझाना चाहते हैं तो मैं आपका इसमें जो है साथ बिल्कुल भी जो है नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें आपको साथ देना जो है नहीं चाहता। सर अनलिस्टेड में कोई इंपैक्ट है, भाई जो लिस्टेड कंपनी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी। भाई सीधी सी बात है, जो लिस्टेड कंपनी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी है उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, अनलिस्टेड जो है नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना, अब जो है अब आप अपने आप को अन्य से अगर परेशान करोगे, मैं आपकी जो है इसमें मदद नहीं करूंगा। मैं फिर से अब लास्ट टाइम फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, चेक करो। लास्ट शुरू करते हैं, स्मॉल कंपनी, इतना सा अमेंडमेंट है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड यहाँ पे कितना है, 20 करोड़। ये बात क्लियर हो गई। बाकी जो पढ़ाया था बिल्कुल सेम है, उसमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन इसकी जो है नहीं बदली। ऐसे ही अब बैकवर्ड चलते जाते हैं तो डोमेंट कंपनी सब कुछ सेम है। हमने फिर सेक्शन 8 कंपनी पर आए तो सेक्शन 8 कंपनी पे वो जो जेल की टर्म थी सिर्फ इतना सा बदला है, इसके अलावा कोई चेंज जो है नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं बदला। सिर्फ पहले जो जेल की जो हवा खिलाने की बात थी, अब जो है उन्होंने ये जो है हटा दिया। हो सकता है देख रहे थे जेल के डर से लोग जो है इंडिया छोड़कर ही भाग जाते, तो कह रहे ठीक है इंडिया में तो रहो, इंडिया में रहो, ठीक है जेल में जो है शायद नहीं भेजेंगे। जिनको भी जेल की बात करी सारे के सारे जो है यूके यूएसए जो है भाग गए, तो कह रहे ठीक है डायरेक्टर आप इंडिया में कम से कम रहो, आपका चेहरा ही जो है देख लेंगे, हम आपको जेल नहीं भेजते। ठीक है जी, तो सेक्शन 8 इतना सा ही चेंज था, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं, कहीं कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं है, तो आप तंग मत होना। निधि कंपनी बिल्कुल सेम है, गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल सेम है, फिर आपकी जो है ये फॉरेन कंपनी बिल्कुल सेम है, फिर लिस्टेड कंपनी फिर चेक करो। लिस्टेड कंपनी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, और वही अनलिस्टेड की कहीं डेफिनेशन है, तभी यहाँ पे कहीं सेक्शन नंबर नहीं था, एक जनरल था। जो कंपनी लिस्टेड नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी। तो ये वाले शेयर जो इशू कर रहे हैं क्या वो लिस्टेड कंपनी है, नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी जो है कह देंगे। कंफर्टेबल है तो वही चेक करें। लिस्टेड कंपनी इन जनरल कौन सी होती है, जिसकी कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्ट हो चुकी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इतनी सी डेफिनेशन है। पर अभी एक नई अमेंडमेंट आई, उन्होंने कुछ केसेस बताए हैं, कुछ केसेस में, जर्नल नहीं है, कुछ केसेस में कुछ कंपनीज हैं और उनका ही बताया कि भाई अगर आप ऐसी सिक्योरिटी इशू करते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, नॉन रिडीमेबल आपके नॉन कन्वर्टेबल जो है प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या है, प्रेफरेंसेस इशू करे पर वो आपके रिडीम 100% होंगे, पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट जो है नहीं होते, तो क्या है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ऐसी कोई कंपनी इशू करती है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, पर मैं कह रहा हूं ये इंटर लेवल है, आप अन्य से कंफ्यूज हो जाओगे, तो कह रहे हैं ऐसी कोई कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, पर उन्होंने क्या करवाया, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू कराकर लिस्ट करा दिए हैं, तो सेबी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, ये कभी इक्विटी शेयर्स बनेंगे नहीं, तो इस केस में हम आपको लिस्टेड कंपनी जो है नहीं कह रहे। पर अभी इस पे चर्चा नहीं करनी, अगर मैं चर्चा कराऊंगा तो पूरा एक टॉपिक इसमें रहेगा जो आपको इंटर में जो है पढ़ना है। तो अभी तो सिर्फ ये याद करते हैं
कि कुछ कंपनीज की कुछ सिक्योरिटीज अगर इशू करते हैं जो सेबी ने कहा, तो उन कंपनियों को क्या नहीं बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। तो ऐसी कंपनियों को क्या बोला जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी जो है बोला जाएगा। अब क्लियर है, कंफर्टेबल है, ठीक है जी। और ऊपर आ जाते हैं, फिर चेक करें। हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं सर अब अच्छे से क्लियर जो है हो गया। फिर एसोसिएट कंपनी हो, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसमें कहीं कोई फर्क जो है नहीं है। और फिर हमारा जो फर्क आता है ये 1% कंपनी में हमारा फर्क आएगा। और वही चेक करें, 1% कंपनी में पहले जो रूल 6 में जो कंपल्सरी कन्वर्जन था पूरा ही पॉइंट जो है हटा दिया, ठीक है जी। उसके बाद रूल 3 में वॉलेंट्री पे जो रोक टोक थी, वॉलेंट्री में रोक टोक थी 2 साल से पहले कन्वर्ट नहीं करें, वो सब जो है हटा दिया। मतलब अब आप वॉलेंट्री कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। और फिर हमारा लास्ट, ये इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। और फिर हमारा लास्ट हमने कहा अब क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो आएगा वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, और रेजिडेंट कौन होगा, 120 डेज जो है आ जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई इसी के साथ आज का सेशन जो है अब कंप्लीट जो है हो जाता है। तो मेरे को उम्मीद है अब आप में कॉन्फिडेंस जो है आ गया होगा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर अब क्रिस्टल क्लियर है, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो एक तो आपका मैथमेटिक्स में फिर से याद दिलाता हूँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना, दूसरा सिलोगिज्म नहीं पढ़ना, तीसरा इंडेक्स नंबर में टाइम सीरीज नहीं पढ़ना, 3 चीजें नहीं पढ़नी। और लॉ में फिर से रिपीट करता हूँ, 5 अमेंडमेंट। पहला, बच्चे भी शायद बोर हो जाएंगे पर अब लास्ट बोल दिया है तो बोल देता हूँ, पहला अमेंडमेंट क्या है, पर्सन शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज। नाउ ही इज एलिजिबल टू मेक अ 1% कंपनी एंड ही एलिजिबल टू बिकम द नॉमिनी। सेकंड अमेंडमेंट, वॉलेंट्री अब कभी भी कर सकते हैं, वॉलेंट्री की रोक टोक हटा दी, कंपल्सरी की रोक टोक सारी जो है हटा दी है। फिर लिस्टेड कंपनी एक बेसिक सा था, सेबी ने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज अगर वो कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू करते हैं उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लिस्टेड कंपनी जो है नहीं कहेंगे। एक अमेंडमेंट स्मॉल कंपनी की, पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ के 2 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ जो है हो गया है। और लास्ट अमेंडमेंट सेक्शन 8 पर वो 3 साल की जेल थी, वो पॉइंट जो है हटा दिया है, ठीक है जी। तो भाई अब खत्म हो गया। और बाप रे, बच्चे ने पूछा है सर इंडेक्स नंबर पूरा तो नहीं हटा, फिर से बच्चे गड़बड़ कर गए, शायद लेट आए होंगे। तो मैंने आपको मैथ्स से बताया था, मैथ्स में चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उसमें एक यूनिट है, छोटी सी यूनिट है टाइम सीरीज। टाइम सीरीज बस उतना सा हटा है, इंडेक्स नंबर अभी भी जो है चल रहा है। अब अच्छे से क्लियर है। हाँ, वो बच्चे कह रहे हैं हाँ जो मैंने एक सिंगल पेज दिया था टाइम सीरीज का, एक पेज आगे पीछे, बस वो हट गया है। वो पेज किताब में था भी नहीं और अब वो किताब में होना भी जो है नहीं चाहिए। वो जो सिंगल पेज का मैंने आपको एक असाइनमेंट जो है दिया था टाइम सीरीज का, बस वो सिंगल पेज, अब वो जो है इसको बिल्कुल जो है हटा देना। तो मेरे को पहले से इंट्यूशन थी इसलिए मैंने किताब में डाला ही नहीं था, अलग से ही पेज दिया था। अब उसका आप एरोप्लेन बनाकर जो है उड़ा देना, ठीक है जी। चलो जी, फिर इसी के साथ अब जो है आज का सेशन जो है खत्म करते हैं। और अब जो है 1 महीने के बाद फिर एक सेशन रखूंगा जिसमें हम आपके आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं आप सबका लॉ जो है कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन सिर्फ इसी का था, इसलिए बहुत सारे बच्चे अब शैतानी कर रहे हैं। मैं अभी उस सेशन पे फिर कभी जो है आऊंगा। तो आज का सेशन जिस पर्पस के लिए मैंने लिया था उतना ही पर्पस अभी जो है करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।